नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे। तो बीच में बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज रोक दिए थे क्या? सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास उपलब्ध करा रहा था। मैंने ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक उपलब्ध कराया हूं, भी खत्म नहीं हुआ है और भी कराऊंगा, है ना। बीच बीच में मैं सब्जेक्ट भी चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोग बोर ना हो। जैसे कि मैंने इतिहास के कुछ टॉपिक आपको दिया हूं, एक आध आपको पॉलिटी के भी उपलब्ध कराया हूं। तो ऐसे करके आपको सब टॉपिक उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ मैंने वादा किया है आपसे कि 10,000 कितने प्रश्नों का वादा है भैया? तो सर, प्रश्नों का जो वादा है वह है 10,000। यहाँ पर अगर मैं लिख पाऊं तो 10,000 प्रश्नों का वादा है कि 10,000 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, जिसमें ये सेट नंबर कितना है? 49, 49, है ना। 49 हर सेट में आपको 50 प्रश्न मिल रहा है। लगभग 2450 क्वेश्चन मैं दे चुका हूं खाली इसके। उसके अलावा लगभग 1000 क्वेश्चन और टॉपिक वाइज दे चुका हूं, है ना। तो ये सारी चीजें सब आप ही के लिए है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन के। एक मिनट, कहाँ चले गए? आइए, तो अगले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। और थोड़ा सा मैं अगर आप कहें तो ठीक है, हाँ यहाँ सही। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने है, देखिए में नहीं है यहाँ पर, कांग्रेस ने होगा। कांग्रेस में ये जो आ गया है ना, ये होगा कांग्रेस ने कुल कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी? आपके पास ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य और 9 राज्य। जो चुनाव कब हुआ था ये भी आपको देखना है। चुनाव की बात अगर कहे तो आपको देखना है कि भाई जो 1937 में जो चुनाव हुआ था उसकी बात कर रहा है। तो 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने कितने राज्यों में? तो 8 राज्यों में। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि भैया ये 8 राज्यों में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। अब मैं बात कर लूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अच्छा कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि जब क्वेश्चन आए तो हट जाया करिए। तो भाई क्वेश्चन बताने के बाद मैं फिर लिखने के लिए तो आऊंगा ही ना यार, मैं लिखूंगा कैसे? ये बात है ना। तो क्वेश्चन कराने के बाद मैं जो है वो लिखूंगा। तो अब बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, तो आप जानते हैं कि 1885 में। अच्छा, किसने किया है? ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, WC बनर्जी या AO ह्यूम। दो ही ऑप्शन है, आपको कमेंट करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम आते हैं आगे। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्लिनी के द्वारा रचित नेचुरल हिस्ट्री में किसके व्यापारिक संबंधों का विवरण है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक, सीधा आपसे प्रश्न दागता है एग्जाम में कि भाई नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो आप कहते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक तो सर प्लिनी है ना। ये तो आपने पढ़ा ही है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है प्लिनी। लेकिन कह रहा है कि इस प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री जो है इसमें किसके व्यापारिक संबंधों का वर्णन किया है? किसके व्यापारिक संबंध का वर्णन किया है भाई? भारत और इटली, भारत और मेसोपोटामिया, भारत और चीन, भारत और ईरान। तो जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे वो इसमें राइट आंसर लगा देंगे भारत और मेसोपोटामिया, है ना। लेकिन जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत और इटली। जी हाँ, भारत और इटली के संबंधों का वर्णन किया है, ध्यान देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में, सारे प्रश्न एकदम जबरदस्त हैं, आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं हर जगह। आइए हम आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न, मध्यकाल में खम्स क्या होता था? खम्स क्या होता था? मध्यकाल की बात की जा रही है। तो जो लूट का धन होता था ना, लूट का धन होता था उसे ही खम्स कहा जाता था। लूट का धन, या कहीं खुम्स भी आपको मिलेगा, कहीं ये खुम्स भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन खम्स आपको ध्यान देना है कि जो खम्स था उसे, एक मिनट, लूट का धन खम्स को ही कहा जाता था। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो राइट आंसर सर उस हिसाब से हो जाएगा लूट का धन, है ना। लूट का धन हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी आपने पढ़ा होगा कि एक मद्रास में भी हुई थी और एक न्यूयॉर्क में भी हुई थी, है ना। तो यहाँ पर मद्रास तो आपको ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अडयार ऑप्शन में है। ठीक, तो आंसर के हिसाब से, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन के हिसाब से पहले तो हुई थी न्यूयॉर्क में, ठीक, यहाँ हुई थी
1875 में, ठीक है ना, 1875 में। यहाँ हुई थी 75 में, और यहाँ जो हुआ था वो 82 में हुआ था। तो आपको पहले वाला बताना है तो न्यूयॉर्क में मैडम ब्लास्टकी और कर्नल ऑलकॉट, नाम याद रखिएगा, मैडम ब्लास्टकी और कर्नल ऑलकॉट ने स्थापना किया था। फिर बाद में ब्रांचेस आकर के भारत में भी खोला था, मद्रास में खोला गया था। तो ये दोनों बात आपको एकदम दिमाग में बसा के चलना है। आइए, इनमें से किस स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता जानते हैं आपकी लॉर्ड रिपन, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन की बात करें तो रिपन कांग्रेस की स्थापना होने से पहले रिपन ही था, वायसराय जो बन के आया था तो वह रिपन ही था। कांग्रेस स्थापना 85 में हुआ, लेकिन ये 84 तक रहा था रिपन, 80 से 84। तो यहाँ स्थानीय स्वशासन की बात किया है तो आपको आंसर कर देना है लॉर्ड रिपन। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए छठा सवाल, यंग बंग इसको कभी कभी पूछता है या यंग बंगाल कहता है, यंग बंग या यंग बंगाल। तो देखिए, यंग बंग आंदोलन के जो प्रमुख नेता रहेंगे वह होंगे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, है ना, यानी कि हेनरी विवियन डेरोजियो, नाम याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चों को ये प्रश्न आता भी होगा, लेकिन अगर कंफ्यूजन कभी होता है तो ध्यान दीजिएगा, एचवी डेरोजियो आपको याद रखने हैं। आइए हम आते हैं सवाल संख्या 7 के ऊपर। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, अलाउद्दीन ने लगान पैदावार का कितना निर्धारित किया था? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी वंश से संबंधित है ना, अलाउद्दीन खिलजी वंश से संबंधित है, और इसने जो लगान तय किया था, यह कहा था कि भाई लगान जो होना चाहिए वह पैदावार का आप आधा देंगे। कितना देंगे? आधा देंगे। मतलब आपके पास अगर 100 क्विंटल गेहूं हुआ है तो 50 क्विंटल आपको देना होगा, आधा भाग ये ले लेता था। अब मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी, तो यह किस वंश का था? तो अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हैं कि सर यह खिलजी वंश का था, ठीक है ना, यह किस वंश का था? खिलजी वंश का था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक की बात करें पहले नंबर पर तो जलालुद्दीन था, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है अलाउद्दीन, तो ये भी आपको ध्यान देना है, खिलजी वंश का संस्थापक था। दूसरा नंबर वाला था अलाउद्दीन खिलजी, इसने ही ऐसा कहा था कि भाई आधा भाग आपको देना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए होता है किसमें? तो देखिए कोशिका में तो होता ही है, लेकिन कह रहा है कि कोशिका के अलावा, मतलब कोशिका के अलावा कहां होगा? तो वह हो जाएगा आपका, तुम हट जाओ इधर, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के अलावा डीएनए होता है। अच्छा, डीएनए और आरएनए, डीएनए संरचना जो होती है और एक होता है आरएनए, है ना। डीएनए वाटसन और क्रिक पूछता है कि डीएनए की संरचना जो दिया था किसने दिया था, बताया था इस संरचना के बारे में? तो वाटसन और क्रिक ने बताया था। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी इसको कहा जाता है। तो यहां भी आपको ध्यान देना है। आइए हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है? लार ग्रंथि किसमें नहीं पाई जाएगी भाई? तो कुत्ता में होता है, बंदर में होता है, सांप, सांप तो जान ही रहे कि लार ग्रंथि होता है, जहर भी निकालता है ना, लेकिन मेढक में लार ग्रंथि नहीं होता है। तो याद रखना है भैया, मेढक में सर बता रहे हैं कि लार ग्रंथि नहीं होता है, यानी कि 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। जरा कमेंट करिए कि अब मैं क्वेश्चन को नहीं ना घेर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत सारों ने कमेंट किया है, एक ने नहीं, ये क्वेश्चन को आप घेर ले रहे हैं। भाई क्वेश्चन को कैसे घेरेंगे यार? क्वेश्चन को घेरेंगे तो आप देखेंगे क्या, लिगामेंट्स कहलाता है। लिगामेंट्स देखिए यहाँ पर आप दो चीज पढ़ते हैं, लिगामेंट्स और टेंडन, है ना, टेंडन और लिगामेंट्स दो चीज पढ़ते हैं। तो देखिए अगर हड्डी से हड्डी का जोड़ है, जैसे ये हड्डी है और ये हड्डी से हड्डी का अगर जोड़ है तो वह कहलाएगा लिगामेंट्स। तो यहां तो कह रहा है कि लिगामेंट ही कह रहा है ना,
तो लिगामेंट अगर कह रहा है यहाँ, तो आपको बताना कि हड्डी से हड्डी, यानी कि अस्थि से अस्थि के जोड़ जो है उसको लिगामेंट्स कहते हैं। अगर अस्थि से मांसपेशी की जोड़ पूछ दे, अस्थि से मांसपेशी की जोड़ पूछ दे, तो क्या बताएंगे कि सर इसको कहते हैं टेंडन। बहुत बढ़िया। ये प्रश्न कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो आपको इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ए से आप अस्थि लिखिएगा, फिर ए से अस्थि, यानी कि अस्थि प्लस अस्थि बराबर जो होगा वह होगा एल, है ना। डबल ए एल आपको याद रखना है। अस्थि अस्थि लिगामेंट, ऐसे करके आप इसको लंबे समय तक जो है वह याद रख सकते हैं। आइए सवाल संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। रूपांतरित तना आप लोग जानते ही होंगे कि रूपांतरित तना का उदाहरण क्या है। तो देखिए गाजर तना का उदाहरण नहीं है। गाजर और शकरकंद जो है यह सब क्या है भैया, जड़ का उदाहरण है। रूपांतरित जो तना होता है ना वह अदरक आलू, जी हाँ अदरक आलू। तो ये भी ध्यान देना है आपको। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलू। चलिए, पीताम्बरी एक प्रजाति है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न पूछता भी है कि पीताम्बरी किसकी प्रजाति है। तो जान लीजिए कि पीताम्बरी जो प्रजाति है ना वह, अच्छा ये बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, पीताम्बरी, पीत मतलब पीला, पीत मतलब आप पीला जोड़ सकते हैं, जैसे कि पीत रस है ना, या पीलिया होता है ना। तो पीत को आप पीला से रिलेट करिए, बहुत आसानी से कर लेंगे। और पीला इसमें से आप जानते हैं कि भैया सरसों ही सबसे ज्यादा पीला होता है ना। सरसों ही क्या होता है, सबसे ज्यादा पीला होता है। तो पीताम्बरी जो है वह एक प्रजाति है, किसकी है, तो सर पीताम्बरी मतलब बताए थे कि पीताम्बरी भी पीला होता है और सरसों भी पीला होता है, छोटा नहीं होगा। इसको यहां तक लाना पड़ेगा। आइए, यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा है और पढ़ने वाले बच्चे इसको गलत करके आए हैं, जिसमें हो सकता है आप भी गलत किए होंगे, है ना। तो देखिए क्या प्रश्न था। तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो है। आपने देखा होगा घर में अगर तांबे का बर्तन है या तांबे का कुछ है तो उसको खुला में छोड़ दीजिए और थोड़े दिन के बाद देखिएगा कि उस पर हरे रंग की परत हो जाती है। वह परत क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड तो नहीं सर, कॉपर हाइड्रोक्साइड तो नहीं सर। अच्छा, किताब में आप पढ़ेंगे, छोटे किताब में पढ़ेंगे, जो किताब आपके पास है, तो उसमें साफ लिखा है कि तांबे की पर जो हरी परत होती है वो क्या होती है, वह कॉपर कार्बोनेट की होती है। ये गलत नहीं है, ये सी ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन गलत कब हो जाएगा, जब डी ऑप्शन इसमें शामिल है। डी ऑप्शन कह रहा है कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, जो कॉपर कार्बोनेट होगा वह क्षारीय होगा। क्यों, क्यों क्षारीय होगा, क्योंकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वह क्षारीय होते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहां से कि धातु के ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है वह कैसी होती है, तो वह क्षारीय होती है, और अधातु की तो अम्लीय होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस वजह से इसका जो आंसर होगा वह राइट आंसर हो जाएगा डी, न कि सी। सी गलत नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं कि सी गलत नहीं है, लेकिन कब, जब डी ऑप्शन में नहीं है। अगर डी ऑप्शन में आ जाता है तो सी ऑप्शन जो हो जाता है वह बेकार हो जाता है डी के आगे। क्लियर है, ओके। यहाँ क्यों ये बेकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ भैया क्षारीय नहीं है, कॉपर कार्बोनेट केवल लिखा है, क्षारीय लिखना है, आपको समझाना है। जो क्वेश्चन सेट किया है वो आपसे ये उम्मीद लगा करके प्रश्न पूछा है कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। आपसे इस प्रश्न से वो दो प्रश्न पूछ लिया, एक प्रश्न से दो प्रश्न पूछ लिया। एक तो आपसे ये जान लिया कि क्यों होता है, तो आप बताएं कि कॉपर कार्बोनेट, लेकिन आपको क्या ये पता था कि जो धातु के ऑक्साइड हो रहे हैं वो क्षारीय होते हैं। तो इस प्रश्न से दो प्रश्न आपसे पूछा गया, यानी कि 13वां नंबर सवाल में दो सवाल है। ऐसे ही प्रश्न पूछता है बिहार दरोगा में। अब जो लोग कहते होंगे ना कि ये वो, तो एक बार वो लोग दे करके देख ले, एग्जाम समझ में आ जाएगा। चलिए आइए 14वां सवाल। ऑप्शन इसके लंबे लंबे हैं तो इसमें शायद दिखेगा भी नहीं। आइए, जब एक पत्थर के टुकड़ों को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े को वे किसी बिंदु पर होगा, किसी बिंदु पर क्या होगा भैया। जैसे कि एक पत्थर बांध लिए धागे में और इस प्रकार से घुमाएंगे तो वो किसी बिंदु पर वेग पूछ रहा है उसका, है ना।
ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। वृत्ताकार पथ के लंबवत एवं वृत्त के त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर नहीं, स्पर्श रेखीय की ओर होता है। आपको ध्यान देना है। और ये प्रश्न जो है ना, यह एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है। आपको अदर जगह बहुत कम संभावना है कि मिलेगा। स्पर्श रेखीय आपको ध्यान देना है। उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश, तो देखिए मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि स्पर्श रेखीय अनुदिश होगा। कहां होगा? स्पर्श, एक मिनट, हाँ, स्पर्श रेखीय अनुदिश। तो यहां पर देखिए स्पर्शीय रेखा के अनुदिश या स्पर्श रेखीय अनुदिश, आपको ये ध्यान देना था, है ना। चीजों को आप समझ गए होंगे। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 15वां सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। आंत, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है भाई साहब। मतलब जो दरोगा में कुछ ऐसे प्रश्न साइंस के पूछता है ना, एकदम हद कर देगा। आप हो जाएंगे परेशान, कहेंगे कहां से ये प्रश्न ले आते हैं भाई। ये पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है। और यकीन मानिए कि सामान्यतः किताब में आप नहीं इसको पाएंगे। मैं फिर कह दे रहा हूं कि नहीं पाएंगे, है ना। कुछ ही किताब में इसको पाएंगे। चलिए, आंत में पाचन के पश्चात अगर खोजना होगा तो हूबहू यही लाइन ढूंढिएगा, हूबहू यही लाइन, नहीं आंसर बदल जाएगा। फिर कहीं आंसर आपको प्लाज्मा मिलेगा, कहीं सीरम मिलेगा, कहीं रुधिर मिलेगा। बट राइट आंसर क्या है वो मैं बता रहा हूं। आंत में पाचन के पश्चात मतलब कि जब खाना पच गया उसके बाद की बात कर रहा है। अवशोषित वसा, जो खाना पचने के बाद जो वसा का अवशोषण किया गया, वह वसा का वहन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत डीप में पूछा है प्रश्न, डाइजेस्टिव सिस्टम से ये प्रश्न पूछा है। और यह है लसिका के द्वारा, लिम्फ के द्वारा। किसके द्वारा? लसिका, लिम्फ के द्वारा इसका वहन किया जाता है। पचे हुए भोजन से अवशोषित वसा का जो वहन होता है, परिवहन होता है, वह लिम्फ लसिका के द्वारा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। प्रश्न बहुत जानदार पूछता है बिहार दरोगा में। अब आपको लग रहा होगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? जैसे देखिए, 3 फॉर्म होता है सामान्यतः। एक होता है भैया ठोस, सर जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। फिर होता है दूसरा द्रव, ठीक। यार ये क्या लिख रहा हूं मैं, क्लीन करता हूं ना, हाँ फिर से आता हूं। एक होता है क्या? ठोस। दूसरा होता है क्या भाई? द्रव। और तीसरा होता है भाई गैस। ये होता है। ठोस को अगर आप गर्म करते हैं तो ये द्रव बनता है, अगेन ये गैस बनता है। लेकिन अगर गैस को आप ठंडा करते हैं तो क्या बनता है? द्रव बनता है, अगेन ठोस बनता है। इस तरीके से परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, द्रव वाला गैप कर देगा, और गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाएगा, द्रव वाला गैप कर देगा। तो ये 2 तरीके का प्रश्न यहां पर पूछता है आपसे कि ये क्या कह रहा है कि गैस से, गैस अवस्था का सीधे ठोस में बदल जाना। गैस अगर सीधे ठोस में बदल रहा है, यानी कि द्रव का वो गैप कर दे रहा है, तो वह होगा निक्षेपण। और यह भी बिहार दरोगा में पूछा गया है। क्या होगा? निक्षेपण। अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में इसको रिवर्स सब्लिमेशन, याद रखिएगा, रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर ठोस से गैस में बदल जाए तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। हिंदी में उदर्भपातन। दोनों याद रखना है। अगर ठोस बन जाता है गैस डायरेक्ट बिना द्रव बने तो कहते हैं उदर्भपातन, यानी कि सब्लिमेशन। अगर गैस डायरेक्ट बन जाता है ठोस बिना द्रव बने तो उसको कहते हैं रिवर्स सब्लिमेशन, यानी कि निक्षेपण। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा स्पीड अगर कहिए तो बढ़ाएं। कांच को कठोर बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। तो कांच को कठोर बनाने के लिए आप पोटेशियम क्लोराइड मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? तो सर एक मिनट सर, हम पोटेशियम क्लोराइड मिला सकते हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। आइए, बिजली से लगे आग है, क्या क्या लिख के भाई आ जा रहा है। देखिए, जब कोई टाइपिंग करने वाला नहीं होता है, खुद करना पड़ता है ना कम समय में, तो यही सब हो जाता है। बिजली से लगे आग को बुझाने में काम आता है। तो बिजली से, देखिए, अगर बिजली से आग लगता है तो पानी मार के कभी मत बुझाइएगा, क्योंकि पानी मारिएगा क्या आ जाएगा?
आ जाएगा करंट, खत्म हो जाइएगा, स्वाहा हो जाइएगा। इसलिए बिजली से आग लगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या प्रियॉन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रियॉन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का। लिटमस पत्र का उदासीन विलयन, उदासीन का मतलब देखिए, अब दो तरीके से पढ़ते हैं ना, एक तो अम्लीय, एक पढ़ते हैं क्षारीय, और एक जानते हैं उदासीन। तो लिटमस पत्र जो होता है वो अगर सामान्य नॉर्मल है, उदासीन है, न अम्लीय न क्षारीय है, तो वह उदासीन अवस्था में बैंगनी होगा। अगर अम्लीय घोल डालेंगे आप तो वह लाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक, लाल हो जाएगा। क्षारीय जब होगा तो वह क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यह आपको ध्यान देना है। सामान्य में बैंगनी रहेगा, उदासीन में यानी न्यूट्रल में, अम्लीय में लाल होगा, और क्षारीय में हो जाएगा भैया नीला। आइए सवाल संख्या 20। वायु में ध्वनि की चाल होती है 346 मीटर प्रति सेकंड। सभी लोग जानते हैं, बहुत नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन किस तापमान पर, ये नया क्वेश्चन है। प्रश्न तो बड़ा इजी है कि हाँ सर 346 मीटर तो होता है, पढ़े भी हैं, लेकिन किस तापमान पर, जरा कमेंट करिएगा राइट आंसर। 0 डिग्री पर कि 25 डिग्री पर कि 100 डिग्री पर कि सभी तापमान पर बराबर होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल। अगर पढ़ेंगे, सही से नहीं पढ़ेंगे तो गच्चा खाना तय है। ये मान लीजिए गच्चा खाना तय है, अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लिख करके भी अनपढ़ रह जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए भीड़ देख के कभी भी पढ़ाई मत करिए। भीड़ देख के सोचेंगे कि इसके यहाँ इतना लइकन है, पढ़ाता होगा तभी है ना। भीड़ जब 1 लाख बच्चे पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसमें 1000 बच्चे तेज होंगे ही। सही दिशा अगर उनको मिल जाए तो ले ही लेंगे सिलेक्शन, लेकिन बाकी का क्या, तो सबका साथ चाहिए ना। ध्यान दीजिएगा। वर्षा की गोलकार आकृति होने का कारण क्या है। मैं एक क्लास करा रहा था, उसमें बताया था कि जैसे आप हैं, वह वर्दी पाने के लिए हमेशा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि वर्दी हमें मिल जाए। वैसे ही जितने भी द्रव हैं वह हमेशा टेंशन में रहते हैं कि हम फैले नहीं, हम सिकुड़े रहें, कम से कम हम जगह घेरें, और इसी सिकुड़ने के चक्कर में अपने आप को वो गोल मटोल कर लेते हैं। ठीक, इसमें अगर कुछ मिला दीजिए पानी में, नमक उमक डिटर्जेंट वगैरह, तो ये ऐसे पसर जाते हैं। ठीक है ना, अब समझिएगा। तो वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार है, यानी कि वो टेंशन में है, तनाव में है ना। और टेंशन का मतलब तनाव, और तनाव का मतलब कि सर पृष्ठ तनाव। कितनी आसानी से आप चीजों को समझ गए। अब इसमें आप नमक मिलाइए या कोई डिटर्जेंट मिलाइए तो क्या होगा, तनाव इसका कमेगा और ये जाएगा फैल, या गर्म करिए इसको, तनाव इसका कमेगा और ये जाएगा फैल, है ना। तो इस पर आधारित भी प्रश्न पूछता है कि गर्म चाय स्वादिष्ट लगता है। अब गर्म होने से तनाव कम जाता है, तनाव कम जाता है तो जीभ के कोने कोने तक जाता है, हर एक कोने तक जाता है। उस चाय का भरपूर आप आनंद ले लेते हैं और क्या होता है, टेस्टी लगता है चाय। वही ठंडा चाय दे दे तो फिर बता रहे हैं, ठंडा है तो ये सिकुड़ना चाहेगा, जीभ के बहुत भाग में नहीं जाता है, हर भाग में नहीं जाता है, और आपको स्वाद कम मिलता है, कम बढ़िया लगता है। सिंपल। चलिए, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, सीधा याद रखना है आपको एक कॉन्सेप्ट। चालक मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई बस है, बस का जो ड्राइवर है उसको चालक कहते हैं। तो चालक का अगर मूड गर्म होता है तो सबको लेके चल देता है ना। जैसे कोई चालक है बस का, अगर चालक का गर्म हो गया मूड तो बढ़ा देगा रफ्तार, बढ़ा देगा, यानी कि चालक को गर्म करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ाएगा, लेकिन अर्धचालक को गर्म करेंगे तो वो घटाएगा। चालक का विपरीत होता है अर्धचालक। चालक को गर्म करते हैं प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक को गर्म करते हैं प्रतिरोध घटता है। ठीक इसके अपोजिट होगा कि चालक को ठंडा करेंगे तो प्रतिरोध भी ठंडा हो जाएगा, अर्धचालक को ठंडा करेंगे तो अपोजिट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार आता है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, 22 नंबर प्रश्न, और मिलाइएगा एग्जाम के बाद, देखिएगा, कहिएगा कि हाँ सर सही है कह रहे थे आप। इनमें से कौन सा विवर्तनिक झील का उदाहरण है। विवर्तनिक प्लेट के बारे में पढ़े होंगे, टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। तो टेक्टोनिक जमीन के अंदर हलचल की वजह से झील का निर्माण होता है,
इसलिए इसको क्या कहते हैं, विवर्तनिक झील कहते हैं। अब इसका कौन सा उदाहरण है, तो विवर्तनिक झील कहाँ होगा, पहाड़ी वहाड़ी इलाका में होगा ना। तो भैया देखिए, तो सर वुल्लर झील जम्मू कश्मीर वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो लैगून झील है, चिल्का झील, पुलकट है ना, ये तो पानी वाला है। पानी वाला का मतलब कि समुद्र किनारे, इसको तो विवर्तनिक से मतलब नहीं है। लेकिन वुल्लर झील जो है वह टेक्टोनिक गतिविधियों के माध्यम से ये बना है। तो 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अनूप झील, अरे अनूप जलोटा मत समझ लीजिएगा, अनूप झील ये दूसरा है। इनमें से कौन अनूप झील, अच्छा नाम अगर अनूप झील मिलता है तो दिमाग में होता है ना कंफ्यूजन, अरे यार ये अनूप झील तो नहीं पढ़े थे। लैगून झील पढ़े हैं, लैगून झील पढ़े हैं, लैगून झील को ही अनूप झील कहते हैं। अब कहेंगे सर अब समझ गए, लैगून झील का उदाहरण कौन नहीं है। अच्छा ये भी आपको देखना है, नहीं भी देखना है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं कि अच्छा अनूप मतलब लैगून, चिल्का तो लैगून है ही, मारेंगे आंसर। अब कहेंगे बहुत हल्का हल्का पूछा था कि दरोगा में इसने क्वेश्चन पूछता है, अब देखिए नहीं है पूछ रहा है। तो भैया ये तो लैगून झील है ही, ये भी लैगून झील है। लोकटक झील जो है यह लैगून झील नहीं है, लोकटक झील मणिपुर में है और यह लैगून झील नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भी लैगून झील है, पुलकट भी है, चिल्का भी है, लोकटक जो है वह लैगून झील का उदाहरण नहीं है। आइए 25वां सवाल, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत का मतलब कि पहले भी उसका प्रयोग करते थे लोग, ये नहीं कि अब कोई नया हुआ है। तो ये बताइए, पहले ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग करते थे कोई, पवन ऊर्जा का प्रयोग करते थे, बायोगैस का प्रयोग करते थे। आपको कमेंट करना है कि इनमें से कौन, देखिए परंपरागत ऊर्जा मतलब कि पहले इसका प्रयोग जो है वह करते थे, पहले इसका प्रयोग करते थे और आज भी कर रहे हैं, वही होगा परंपरागत। और गैर परंपरागत अगर पूछता है तो गैर परंपरागत का मतलब कि पहले नहीं करते थे, अब शुरू किया गया है ना। तो ये ध्यान देना है। तो पहले प्रयोग करने में आ जाइए, ज्वारीय ऊर्जा, सॉरी नहीं है कह रहा है यार, ये भी ध्यान देना है, समझिएगा। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि गैर परंपरागत है, यानी कि पहले नहीं होता था इसका उपयोग, अब होना शुरू हुआ है। तो ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग पहले होता था, तो सर ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग तो पहले नहीं होता था। पवन ऊर्जा का, सर पवन ऊर्जा का तो अभी भी भरपूर मात्रा में नहीं है, पहले क्या होता होगा, तो ये भी। बायोगैस पहले भी नहीं और अब बहुत ज्यादा बहुयात संख्या में नहीं है, यानी कि ये सभी जो हैं यह किसके उदाहरण है, गैर परंपरागत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए, किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करिए कि सर यहां समझने में दिक्कत हुई है। चले हम 26वें नंबर सवाल की ओर, आइए देखिए क्या कह रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अगर कहें तो स्पीड में बढ़ा दूं। इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, परंपरागत का उदाहरण नहीं है, यानी कि गैर परंपरागत का वह उदाहरण होना चाहिए, यही ना। गैर परंपरागत मतलब पहले प्रयोग नहीं होता था, अब हो रहा है, यही। परंपरागत स्रोत नहीं, यानी कि वो क्या हो, वह गैर हो, गैर परंपरागत। और गैर परंपरागत कौन होगा, जो पहले 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 नहीं होता था प्रयोग, अब हो रहा है, अब हो रहा है। तो देखिए कोयला का, हाँ तो कोयला तो बहुत, कोयला से रेलगाड़ियां चल रहा था, आज से थोड़ी कोयला यूज हो रहा है। चलिए उपला, जिसको गांव घर में गोईठा कहते हैं, खाना दादा परदादा सब उसी से बनाते थे, ये भी हो रहा है। पेट्रोलियम, भाई पेट्रोलियम का प्रयोग तो पहले से हो रहा है, आज थोड़ी है। आप तो पेट्रोलियम तो छोड़ छोड़ करके और दूसरे चीज पर आना शुरू हो रहा है ना। यानी भूतापीय ऊर्जा जो है इसका प्रयोग, भूतापीय ऊर्जा का अभी ही बहुयात संख्या में आपको नहीं मिल रहा है, तो पहले क्या हुआ होगा, दिमाग में आया होगा ना। राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इस पर एक वीडियो मैं करा दिया हूं, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, ऊर्जा संसाधन वाला है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार दरोगा ज्योग्राफी, वहां पूरी डिटेल में। नागौरी नस्ल है गाय की, याद रखिएगा, नागौरी किसकी है, गाय की नस्ल है, तो याद रखना। चलिए
इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अक्सर बच्चों को लगता है ना कि राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नोट कर लो भाई, ये नहीं थे। राइट आंसर यही हो जाएगा। 7 लोग थे। भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, है ना, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान थे, बी एल मित्र थे, है ना, और अय्यर थे, क्या नाम था उनका, अय्यर थे, आयंगर थे। 7 लोग थे, लेकिन 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद माधव आए थे और एक और आए थे, है ना। इस पर भी एक डिटेल वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। पूरा प्रारूप समिति कब हुआ, गठन क्या हुआ। अब एक ही वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं हो पाता है, तो ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह अनुच्छेद 61A के तहत लगाया जाता है ना। यह प्रावधान जो है वह लिया गया है भैया, यह प्रावधान जो है वह लिया गया है सर अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आइए 30वां सवाल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है? विदेशियों को जो प्राप्त अनुच्छेद है, मैं एक झलक लिख दे रहा हूं। 15, 16, 19, 29 और 30 यह विदेशियों को प्राप्त है। इसके अलावा विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29, 30। देखिए 15, 16, 19 ये है ना, 19 ये वाला है। भारत में कहीं बोलने की स्वतंत्रता उनको है, कहीं भी बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, ये सब कर सकते हैं वो, है ना। लेकिन अगर वो कहेंगे कि बाकी जो मतलब सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, भारत में आकर के वो बस नहीं सकते हैं कहीं भी बिना परमिशन के, ठीक। भारत में आकर के वो कुछ भी भाषण नहीं दे सकते हैं बिना परमिशन के। तो ये प्रावधान उनको नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन मत पालिएगा। छुआछूत अगर उनके साथ कोई करता है तो इस पर वो एक्शन ले सकते हैं, जा सकते हैं शरण में। उपाधियों का अंत ये भी प्रावधान उनको प्राप्त है। 20 भी प्राप्त है। प्राण एवं अपने स्वयं के विरुद्ध दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। लेकिन बोलने, घूमने, रहने, बस जाने, व्यापार करने की स्वतंत्रता उनको नहीं है, अनुच्छेद अकॉर्डिंग टू 19। ओके, चलिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। 15, 16, 19, 29, 30 आप याद रखिएगा, इतना से काम हो जाएगा। अवसर का अधिकार अनुच्छेद 16 बहुत ही सिंपल है। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये भाई राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार दरोगा के लिए ही ये सब प्रश्न सेट किया हूं। क्या है भैया? गलत कथन कह रहा है राष्ट्रपति और कथन गलत। छाटिए तो। नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हाँ सर, 35 वर्ष होगा तभी राष्ट्रपति बनने के लिए वो योग्य होगा, ठीक। नियुक्ति हेतु सब भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ सर, भारत का नागरिक होगा तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमको तो गलत छाटना है सर। नियुक्ति हेतु से राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी हो, नियुक्ति हेतु से लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी हो, है ना। यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये डी ऑप्शन अच्छे से पढ़िए। और सी कह रहा है, सी कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, और डी कह रहा है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। सर 2 को छाट लिए, सी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा ना। राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। ये योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसको, है ना। राज्यसभा की योग्यता उपराष्ट्रपति के लिए है, नोट कर लीजिए। चलिए, राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं जानते हैं? राज्यपाल 1, मुख्यमंत्री 2, मंत्रिपरिषद 3, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, और महाधिवक्ता, नहीं महाधिवक्ता। यहाँ क्या है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, लेकिन यहाँ महान्यायवादी है। महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका में होता है बबुआ, दिमाग लगाइए, दिमाग। सर डी। बहुत अच्छा प्रश्न सेट किया हूं। देखिए ये सारे प्रश्न मैंने खुद से सेट किए हैं, और कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं। बाकी प्रश्न खुद से सेट किया हुआ है। बहुत शानदार प्रश्न है। एग्जाम में जैसा प्रश्न आता है फंसाता है उसी प्रकार। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आइए, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, ये प्रश्न जानते हैं कहां से लाया हूं मैं? बिहार सीजीएल में पूछा था।
बिहार सीजीएल जो अभी हुआ है हाल ही में, उसमें प्रश्न पूछा था और बहुत धमाकेदार लाजवाब प्रश्न है, बच्चों की हालत पंचर कर दिया था ये। ट्रिब्यूनल जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, ट्रिब्यूनल को अधिकरण भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 में एड ऑन हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। आइए चलिए आगे। पंचायती राज को संविधान सभा में शामिल किया गया था, तो यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पूछा था। बिहार एसएससी इंटर लेवल में, जहां तक मुझे याद है, कि किस प्रधानमंत्री के समय यह पास हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिए भाई साहब ये। आइए, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? देखिए, संघ लोक सेवा नहीं कह रहा है, फिर यहां फंसेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे भाई, फंसोगे। संघ का नहीं पूछ रहा है, राज्य लोक सेवा का पूछ रहा है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटाता है? राज्य की बात है, तो बच्चे तो यही सोचेंगे कि राज्य है तो भाई राज्यपाल हटाएगा, जाहिर सी बात है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाता है राष्ट्रपति, तो राज्यपाल को राज्यपाल हटाना चाहिए, बट नहीं। हटाने की बात आती है तो राष्ट्रपति ही हटाता है दोनों को, लेकिन जब उनको नियुक्ति की बात आएगी तो नियुक्ति राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति, ये ध्यान देना है। उनको चुनते हैं, चयन करते हैं। आइए, हाल ही में नोबेल पुरस्कार, ये छोड़िए, करंट अफेयर का प्रश्न है तो ये कोई मतलब नहीं, फ्रांस था उसका, वैसे आंसर याद कर लीजिए। भारत के रामसर साइट में शामिल पाला आर्द्रभूमि, अब जब कोई भी वेटलैंड में उसका नाम आता है, आर्द्रभूमि जो होता है रामसर साइट में आता है, वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पाला आर्द्रभूमि जो है ना, यह आपको मिजोरम में देखने को मिलता है। पाला आर्द्रभूमि तो याद रखना है, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। आइए, निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के बारे में, तो कुरुक्षेत्र तो आप सोचेंगे कि महाभारत का युद्ध है ना, यह एक पुस्तक है, कंपनी है नहीं, कंपनी नहीं है, यह एक ग्रामीण, हाँ ये पुस्तिका है, तो ये आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छा सवाल है। आइए, छिपी बेरोजगारी का मतलब, ये पहले भी मैं करा चुका हूं। छिपी बेरोजगारी का मतलब का काम है 2 आदमी के, कर रहा है 4 आदमी, दिख तो नहीं रहा है, लग तो रहा है कि सबको काम मिला हुआ, लेकिन वो बेरोजगार है। यानी कि जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों के द्वारा करना। जैसे काम है 2 आदमी के, करा रहे हैं 4 आदमी से, रोजगार तो चारों को दे दिए, लेकिन है तो वो 2 आदमी का काम। 2 तो वो बेरोजगार हैं ही, लेकिन वो छिपे हुए बेरोजगार हैं, इसलिए उसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है कि अति गरीब हेतु वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम अति गरीबों को वृद्धा पेंशन। दुमास उभरत मैंग्रोव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप स्टार लगाइए। और दुमास उभरत जो है, यह कहाँ में है मैंग्रोव? यह गुजरात में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए भैया, नहीं दिक्कत होगी, एग्जाम में आ जाएगा तब। चलिए, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में नहीं है? अब बिहार का परीक्षा दे रहे हैं और बिहार से क्वेश्चन नहीं आएगा। सलीम अली जुबा साहनी, जुबा साहनी पक्षी बिहार, ये तो बिहार में है। भीम बांध भी बिहार में ही है। पटना, अच्छा ये लग रहा होगा कि पटना है तो डेफिनेटली बिहार में होगा, लेकिन नहीं, यह एटा उत्तर प्रदेश, जी हाँ एटा यूपी में है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, केवड़ा, केवड़ा जो है यह परमाणु संयंत्र है, यह आंध्र प्रदेश में है, इजी है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, तो वह होता था रैयतवाड़ी प्रथा। जब आई थी तो इसमें किसानों को ही भूमि का मालिक बनाया गया था, रैयतवाड़ी में। चलिए, तैरने के तालाब में, अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो ज्यादा देर तक उसमें आप घुसे रहिए तो आपका त्वचा जो है वह जलने लगता है ना, जिसको आप गांव में कहते हैं कि कटकटा रहा है, कटकटा रहा है। क्यों होता है? क्योंकि वो क्लोरीन से साफ करते हैं
तालाब को, स्विमिंग पूल में क्लोरीन डालते हैं और क्लोरीन के कारण ही ऐसा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ओके, चलिए हम आ गए हैं 48। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि वह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। किससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन, याद रखिएगा, किससे? सिलिकॉन ऑक्साइड से। नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न। आइए, हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, नाइट्रस, नाइट्रिक नहीं, ध्यान देना है बबुआ, नाइट रस, कहां गए, हाँ नाइट्रस, ये नाइट्रिक नहीं, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रस, ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी और 50वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का जो आकार होता है वह आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार, समतलीय, या चतुष्फलकीय, या अष्टफलकीय, है ना। इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करेंगे कि 8 फलकीय होता है कि 4 कि 3, है ना। आपका, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।